नमस्ते जी, मैं हूँ मधुमेह स्पेशलिस्ट डॉक्टर निखिल प्रभु और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक खास टॉपिक के बारे में जानकारी देने वाला हूँ, फ्रोज़न शोल्डर। मतलब कंधे का जकड़न और जो पेन रहता है, ये आम तौर पर 10 से 20% डायबिटीज़ पेशेंट्स में बहुत कॉमनली आता है और बहुत सारे डायबिटीज़ पेशेंट इससे परेशान होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इस पे ही जानकारी जानने वाले हैं, फ्रोज़न शोल्डर क्या होता है, उसका ट्रीटमेंट पार्ट क्या है और उसमें कौन से एक्सरसाइजेस है हम घर पर कर सकते हैं और जिससे हमें इस फ्रोजन शोल्डर में आराम आ सकता है। इसके लिए हमारे साथ एक खास गेस्ट भी है आज डॉक्टर तेजस्विनी वसावे जो कि फिजियोथेरेपिस्ट है जिन्होंने मास्टर्स किया है फिजियोथेरेपी में और वो आपको इस वीडियो के एंड में एक्सरसाइजेस भी दिखाने वाले हैं और आपके कुछ सवाल रहेंगे तो उनका आंसर्स भी देंगे। ठीक है, तो पहले मैं एक शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगा कि फ्रोजन शोल्डर होता क्या है। अभी हमारा जो कंधा है, ये 3 हड्डियों से बना हुआ है। इसमें नीचे वाला हाथ वाला ह्यूमेरस करके बोन रहता है, ऊपर में शोल्डर वाला जो है उसको स्कैपुला बोन बोलते हैं और ये कॉलर वाला जो बोन रहता है उसको क्लैविकल बोलते हैं। ये 3 हड्डियों से ये जॉइंट बना हुआ है, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है और इसमें जो ह्यूमेरस रहता है वो ऊपर का बॉल बनाता है एंड ऊपर का जो स्कैपुला और क्लैविकल है वो ऊपर का सॉकेट बनाता है। अभी ये स्कैपुला और जो क्लैविकल बोन है मतलब कॉलर बोन है, ये एक दूसरे के ऊपर लिगामेंट से जॉइंट रहते हैं और मसल टेंडन से जॉइंट रहते हैं, मसल्स रहते हैं, डेल्टॉइड मसल रहता है ऊपर में। तो ऐसा समझ लीजिए कि जो हाथ का ऊपर वाला हिस्सा है ह्यूमेरस का वो ये बॉल एंड सॉकेट में घूमता है। अभी अगर किसी कारण से ये जॉइंट स्टिफ होने लग जाए तो यहाँ पे दर्द भी करना चालू हो जाता है और मूवमेंट भी रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, आप ज्यादा हाथ घुमा नहीं सकते। तो इसको ही हम फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं या अडेसिव कैप्सुलाइटिस बोलते हैं। अभी ये बहुत कॉमनली पेशेंट्स में मिलता है जिनको डायबिटीज है, अप टू 10 to 20% पेशेंट्स में ये आमतौर पे मिलता है। पर इसके अलावा और भी कुछ रीजंस है, आर्थराइटिस में भी फ्रोजन शोल्डर या जॉइंट रेस्ट्रिक्शन हो सकता है या समझ लीजिए कुछ मार लग गया है तो उसमें भी हाथ स्टिफ हो सकता है और जॉइंट पेन रह सकता है और मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट रह सकती है। तो हम इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए बेसिकली एक्सरे, सोनोग्राफी और एमआरआई शोल्डर का करके उसमें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अभी जो फ्रोजन शोल्डर रहता है वो डायबिटीज में बहुत ही आम कॉमन है, 10 to 20% है। पर इसके अलावा थायराइड पेशेंट्स में, स्ट्रोक पेशेंट्स में, हार्ट पेशेंट्स में या पार्किंसंस पेशेंट्स में भी पाया जाता है। अभी ये जो फ्रोजन शोल्डर है ये 3 स्टेजेस में रहता है बेसिकली। पहला स्टेज रहता है कि जिसमें ये पेन और मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन रहता है, ये करीब करीब 6 से 8 महीना रहता है। दूसरे फेज में पेन कम हो जाता है पर मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन बरकरार रहता है, ये करीब करीब 4 से 6 महीना तक रहता है। और तीसरे फेज में ये खुलना चालू हो जाता है, इसको थॉविंग फेज बोलते हैं, ये करीब 1 साल तक रहता है। अभी जब भी इसका ट्रीटमेंट पार्ट है तो ट्रीटमेंट पार्ट में बेसिकली नॉर्मली अगर जब भी पेन रहेगा तो हम लोग ब्रूफेन या ऐसे छोटे एनसेड एंटीबायोटिक पेन किलर्स यूज करते हैं। अगर पेन उससे सबसाइड नहीं होता तो हायर पेन किलर्स यूज करते हैं। अगर उससे भी बात नहीं बनी तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शंस नॉर्मली जॉइंट में हड्डी के जो डॉक्टर रहते हैं वो देते हैं कि जिससे इन्फ्लेमेशन कम हो और मूवमेंट्स अच्छा हो जाए। इससे अगर नहीं बनी तो दूसरा टेक्निक में सलाइन वाटर भी इंजेक्ट किया जाता है कि जिससे ये जो लिगामेंट्स और मसल जो जाम हो गए वो थोड़े डिस्प्लेस हो जाए और मूवमेंट अच्छा हो जाए। इसके अलावा फिजिकल थेरेपी, एक्सरसाइजेस, स्ट्रेचिंग ये बहुत ही जरूरी है, ये घर पे करना भी बहुत जरूरी रहता है इन पेशेंट्स में और इससे काफी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो ये फिजिकल थेरेपी वाला पार्ट हो गया और लास्ट में अगर बात नहीं बनती तो सर्जिकल अप्रोच रहता है। पहले के टाइम पे मैनुअल एनास्थेसिया देके मैनुअल मोबिलिटी इंक्रीज करते थे पर वो अभी आउटडेटेड टेक्निक हो गई है। उसके बदले अभी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से अगर पर इसका लिमिटेशंस बहुत कम है, मतलब बहुत कम पेशेंट्स में ये यूज होता है। पर मेजोरिटी ऑफ द पेशेंट्स में फिजिकल थेरेपी, एक्सरसाइजेस और फिजियोथेरेपी मेन रोल प्ले करती है। तो आज ये टॉपिक पे हम लोग तेजस्विनी मैडम हमारे साथ है तो उनसे हम लोग यही जानना चाहेंगे ये फ्रोजन शोल्डर में बेसिकली कौन से हम लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं। पहला चीज है कि ये फ्रोजन शोल्डर ही क्यों है, पॉइंट बॉडी में इतने सारे जॉइंट्स है तो सबसे पहला यही क्यों फ्रीज होता है। तो डायबिटिक पेशेंट्स में फ्रोजन शोल्डर इसलिए होता है ताकि फ्लूइड में जो शुगर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं उसकी वजह से वो अकड़न आ जाती है, वो जम जाता है जॉइंट। इसकी वजह से कोम करते वक्त, सिर पे लेते वक्त या फिर पीछे कुछ बटन लगाते वक्त बहुत पेन होता है। इससे उसकी शुरुआत दिखने लगती है और रात को पेन होता है, वो साइड पे सोने में तकलीफ होते हैं। ये सब सिम्टम्स पेशेंट को दिखते हैं जब उनके फ्रोजन शोल्डर स्टार्ट होने लगता है। शोल्डर में होने का रीजन ये है कि शोल्डर एक बहुत मोबाइल जॉइंट है, बहुत मोबिलिटी है
और इसको सपोर्ट करने के लिए ऊपर मसल्स रहते हैं, जिसे हम रोटेटर कफ मसल्स रहते हैं, लिगामेंट्स रहते हैं, तो वो सपोर्ट करते हैं। उसके कारण जब अकड़न आती है तो जो कोलेजन फाइबर्स में अकड़न आती है, तो वो किस में होते हैं? वो मसल्स में होते हैं, लिगामेंट्स में होते हैं, टेंडन्स में होते हैं। और शोल्डर को सपोर्ट करने वाले वही सब चीजें हैं। तो वो अगर अकड़ जाते हैं तो शोल्डर जॉइंट ही अकड़ जाता है, बाकी के जॉइंट की तरह नहीं कि बाकी का ऊपर का जॉइंट है, बाकी के स्ट्रक्चर्स है सपोर्ट करने के लिए। बट यहाँ पे प्राइमरी रीजन यही है कि मसल्स है, लिगामेंट्स है, वो अकड़ जाने की वजह से फ्रोजन शोल्डर सबसे ज्यादा शोल्डर में दिखाई देता है डायबिटिक पेशेंट। मुझे एक बात बताइएगा, अगर अभी ये तो बहुत आम बात है कि डायबिटीज पेशेंट में 10 से 20% पेशेंट में फ्रोजन शोल्डर रहता है। आप मेरे जो व्यूअर्स है उनको कौन से एक्सरसाइजेस बताएंगे कि जिससे आसानी से इसमें थोड़ा पेन कम हो जाए या मूवमेंट थोड़ी बढ़ जाए, कि जिससे कुछ स्ट्रेचिंग्स वगैरह आप सिखा सकते हैं, ऐसा कुछ है जो आप बता सकते हैं? जी। ये काफी इजी एक्सरसाइजेस है जो मैं आपको बता रही हूँ, जो आप घर में कर सकते हैं। एक बेलन या फिर एक स्टिक या फिर एक कोई तो रॉड जिसका बिल्कुल भी वजन नहीं हो, जैसे कि आप ऐसा कुछ स्टिक ले सकते हैं, आप वो यूज कर सकते हैं जिसका वजन ना हो। नेक्स्ट थिंग है, आप एक नैपकिन यूज कर सकते हैं। तो घर पे जो पाए जाने वाली चीजें हैं उससे ही मैं आपको एक्सरसाइजेस बता रही हूँ, और वही आपको करने हैं। क्योंकि शोल्डर जॉइंट स्टिफनेस क्यों होता है? अगर आप एक ही जगह पे रखोगे, जितना आप मोबाइल रखते हो, जितना आप मूवमेंट रखते हो, जितना आप एक्सरसाइजेस करते हो, उसकी मोबिलिटी बढ़ती है और स्टिफनेस कम होता है। तो ये एक्सरसाइज सिर्फ दिन में एक बार करने से नहीं काम चलेगा, आपको बहुत बार करने पड़ेंगे, एटलीस्ट 3 टाइम करने पड़ेंगे, और रेपिटेशन 10 से 20 बार करना पड़ेगा, तो आपको ज्यादा अच्छे से रिजल्ट आएंगे। ओके। मैम मुझे एक बात बताइए, नॉर्मली ये एक्सरसाइज चालू करने के बाद जैसे दो दो तीन फेजेस है, तो मैं चाहूंगा कि आप एक्सप्लेन करें कि ये पहले वाला फेज जो रहता है जिसमें पेन और इन्फ्लेमेशन है और मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन है, एंड दूसरा है कि जिसमें पेन नहीं है, सिर्फ मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन है, मतलब जकड़न है, तो उसमें कितना टाइम तक फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइजेस करने पड़ते हैं और कितना रिजल्ट आता है उससे? तो जो पहला स्टेज है जिसे हम फ्रीजिंग स्टेज कहते हैं, उसमें पेन बहुत होता है। तो पेन मतलब वो साइड पे सोए, या फिर जनरली सिर्फ रेस्टिंग पेन भी बहुत होता है, बट आपका हाथ ऊपर जाता है, सारे मूवमेंट्स कंप्लीट रहते हैं। बट वो जो पेन है उसको कंट्रोल करने के लिए फिजियोथेरेपी में कुछ मोडालिटीज रहते हैं और कुछ टेक्निक्स रहते हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट आपके ऊपर परफॉर्म करेंगे, या फिर मोडालिटीज आप पे लगाएंगे जिससे वो पेन कम होगा। तो वहां पे रेस्ट्रिक्शंस कम नहीं है, तो एक्सरसाइजेस रहते हैं स्ट्रेंथनिंग के लिए, बट मेनली हम लोग पेन पे फोकस करते हैं ताकि पेन कम हो। नेक्स्ट स्टेज जो फ्रोजन शोल्डर रहता है, जिसमें पेन कम रहता है, बट अकड़न इतनी रहती है कि मूवमेंट्स करते कुछ कर ही नहीं सकते, ना ऊपर ले सकते हैं ना पीछे ले सकते हैं हाथ। तो तब हमारा एक्सरसाइज का पार्ट रोल करता है, क्योंकि जो एक्सरसाइजेस है उससे ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। जो एक्सरसाइजेस मेनली फोकसिंग क्या रहते हैं, एक मोबिलिटी रहती है जिससे आपके रेंजेस इंप्रूव हो सकते हैं, हाथ ऊपर जाए। वो रेंजेस मेंटेन रखने के लिए आपको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी है, ताकि वो आपको लॉन्ग टर्म दिखे। क्योंकि एक्सरसाइजेस आप करते हो, और अगर आप 1 महीने के लिए छोड़ देते हो, ठीक है अभी हाथ ऊपर चला गया, अभी मैं छोड़ देता, अभी नहीं करना है एक्सरसाइज, 1 महीने बाद वापस वो अकड़न आने वाली, क्योंकि आपने वो मेंटेनेंस का काम नहीं किया है। आपके घर में कुछ अगर कुछ टूट जाता है, अगर आप मेंटेन नहीं करते तो वो वापस लीकेज या फिर कुछ होना तो ही मैम रहता है। कितना ये तो सेम थिंग कंसिस्टेंटली अपने कितना टाइम रखना पड़ेगा, कितना कंसिस्टेंटली टाइम ये आपको करना पड़ता है? दिन में 2 या 3 बार तो भी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। और जब आपका पेन बहुत ज्यादा होगा, तब आपको फिजियोथेरेपिस्ट 5 to 10 सेशंस में आपका पेन कम कर देगा, और उसके बाद आपका आपका मेन पार्ट रोल करता है 80% और 20% फिजियोथेरेपिस्ट का, कि आप जो फिजियोथेरेपिस्ट ने एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं वो आपको फॉलो करने हैं। जैसे ये जो ऊपर का जो कैप्सुलाइटिस, बेसिकली फ्रोजन शोल्डर को हम लोग एडेसिव कैप्सुलाइटिस बोलते हैं, मतलब ऊपर का जो लिगामेंट्स, मसल एंड मसल टेंडन का जो कवर है, रोटेटर कफ है, वो जाम हो जाता है। फिजियोथेरेपी से ये जाम होने में क्लिनिकली कितना फर्क पड़ता है? आप पेशेंट्स देखते हो, उसमें कितना आपको लगता है कि कितना असर आया है? तो बेसिकली मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आए जो रेगुलरली एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, उनमें मतलब मैं बता रही हूँ तो 95% ऑफ रिजल्ट मैंने देखे हैं पेशेंट्स में, जो ओके। 10 सेशंस के अंदर ही उनके सारे काम घर के कर सकते हैं। मतलब मोस्टली हाउस वाइफ रहते हैं, क्योंकि फीमेल्स में ज्यादा पाए जाते हैं। तो वो करने के बाद उनको घर के काम करते आते हैं, किचन में काम करते आते हैं, घर के काम करते आते हैं, साफ सफाई करते आती है। तो मैंने 95% रिजल्ट देखे हैं मेरे पेशेंट्स में। एंड विथ
physiotherapy and also other treatments to control the pain. मैम मुझे एक बात बताइए, ये एक्सरसाइजेस के अलावा और फिजियोथेरेपी में और कोई मोडालिटीज है या कोई टेक्निक्स है कि जिससे ये पेन या मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन और बेहतर हो सकता है? मतलब कोई शॉर्ट वेव थेरेपी या जैसे बाकी के और कोई टेक्निक्स है जो आप क्लिनिक में हाँ, परफॉर्म करते हो या ऐसा कुछ? हाँ, तो IFT मोडालिटी रहती है जो हम लोग यूज करते हैं। शॉर्ट वेव डायथर्मी जो आप बात कर रहे हैं वो भी है, बट वो अभी न्यू फिजियोथेरेपिस्ट जो नए हैं, इट्स एन आउटडेटेड टेक्निक आई वुड से। सो मोस्टली वो नहीं यूज करते हैं। वी मोस्टली गो फॉर, मतलब हम लोग ज्यादा से ज्यादा IFT के लिए जाते हैं पेन कंट्रोल करने के लिए, एंड मोबिलाइजेशन टेक्निक्स रहते हैं जो थेरेपिस्ट आप पे परफॉर्म करेगा कंट्रोल द पेन एंड आपके रेंजेस बढ़ाने के लिए। मैम और ये सेशंस जो आपने 10 सेशंस बोले उसमें एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे रहते हैं सेशंस? आपने कहा कि 10 सेशंस में पेन ईज हो जाएगा और मूवमेंट अच्छे हो जाएंगे, तो एक सेशन के लिए कितना टाइम लगता है एंड नॉर्मली ये क्या रहता है सेशन में? आप कुछ शॉर्ट में हमें बता सकते हैं? यस यस, तो यूजुअली सेशन 30 to 45 मिनट्स चलते हैं। एंड पहले हम लोग पेन कंट्रोल के लिए, जैसे बोला कि पेन होता है, तो पेन कंट्रोल के लिए मैं मोबिलाइजेशन टेक्निक यूज कर सकती हूँ या फिर एक मोडालिटी यूज सकती हूँ, डिपेंडिंग पेशेंट कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है मेरे ट्रीटमेंट को। एंड देन हम लोग एक्सरसाइजेस के लिए एक्सरसाइजेस की ओर जाते हैं। तो एक्सरसाइजेस में करवा लेती हूँ पेशेंट से, उनसे मोबिलिटी एक्सरसाइजेस और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवा लेती हूँ। तो वो तकरीबन 30 to 45 मिनट्स लगते हैं। एंड रिपीटेटिवली, तो मैंने एक बार अगर कर लिया दिन में, तो घर पे भी मैं होम एक्सरसाइजेस प्रोग्राम देती हूँ पेशेंट को, ताकि वो घर पे जाके खुद होके भी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जो वो क्लिनिक में नहीं परफॉर्म कर सकते। जैसे मैंने बोला कि घर पे जो सामान है उससे अवेलेबल चीजों से मैं घर पे एक्सरसाइजेस देती हूँ। तो एक टाइम मैं करवा लेती हूँ, एक टाइम पेशेंट घर पे जाके करते हैं। तो वैसे 10 सेशन से उनको रिजल्ट देते हैं, और उसके बाद हम लोग वीकली वंस या फिर 15 दिन में एक बार एक विजिट देते हैं पेशेंट, ताकि मैं उनके एक्सरसाइजेस अपडेट कर सकूं, क्योंकि एक एक्सरसाइज हमेशा के लिए नहीं कर सकते, तो हमेशा अपग्रेड लगता है एक्सरसाइज के लिए। अगर वो आज 1 किलो का डंबल यूज कर सकते हैं, तो 15 दिन बाद शायद उनको बहुत ईजी जाएगा। तो हमें उनका वजन डंबल का वजन बढ़ाना चाहिए, या फिर एक्सरसाइजेस, यस, तो और एक्सरसाइजेस ऐड करने पड़ेंगे। तो वैसे अपग्रेडेशन रहते हैं एक्सरसाइजेस। ये तो बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। मेरे ख्याल से जो एक्सरसाइजेस बताए हैं ये अभी आप वीडियो पे देख सकते हैं, जो भी वॉचर्स हैं यहाँ पे आप वीडियोस पे देख सकते हैं कि मैम एक्सरसाइजेस घर पे जो कॉमनली एक्सरसाइज का पेशेंट घर पे कर सकता है फ्रोजन शोल्डर के लिए, तो आप स्क्रीन पे अभी वो वीडियोस देख सकते हैं। एंड इसके बाद में आपके कुछ सवाल वगैरह रहेंगे तो आप मैडम से कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैडम आपका इनका जवाब भी आपको दे सकते हैं। ये एक स्ट्रेच है जिससे आपको थोड़ा रिलीफ महसूस होगा। सो अपने पेनफुल हाथ को दूसरे शोल्डर की तरफ रखना है। शोल्डर्स दोनों पीछे खींचे हुए चाहिए। फिर एल्बो सामने पॉइंट करते हुए दूसरे हाथ से एल्बो को अपोजिट शोल्डर की तरफ खींचना है। अपने पेनफुल शोल्डर के पीछे की तरफ आपको थोड़ा सा स्ट्रेच महसूस होगा, उसे होल्ड करना है 30 गिनती तक और रिलैक्स करना है। एक नैपकिन लीजिए, उसे फोल्ड कीजिए, उसे अपने हाथ की ओर से, जिसे हम लोग पोंछा साफ करते हैं वैसे रखना है अपने वॉल की तरफ, और उसे सीधा ऊपर लेते जाना है और नीचे लेते आना है बिना किसी बॉडी मूवमेंट के। सो इट्स ओके अगर आप ज़्यादा ऊपर नहीं लेते जाते, थोड़ा आपको सिर्फ शोल्डर से जितना जमता है उतने कंफर्टेबल रेंज में लेके जाना है और फिर नीचे लेके आना है। ये एक्सरसाइज को छड़ी को हाथ में रखना है और दोनों एंड से फिक्स करना है। एल्बो को फिक्स रखना है और एल्बो से बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं चाहिए। दूसरे हाथ से पुश करना है और साइड से लेते हुए अपने हाथ को ऊपर की ओर लेते जाना है। एल्बोस फिक्स, शोल्डर्स पीछे। अपने बॉडी से कोई भी ट्रिक मूवमेंट नहीं चाहिए, जैसे कमर से मोड़ना या फिर आगे झुकना, ये नहीं चाहिए। सो साइड से लेके जाना है और फिर वापस नीचे लेते आना है। ये एक्सरसाइज बहुत ही इजी है। जैसे हम लोग टॉवल को पोंछते हैं अपने बदन को नहाने के बाद, वैसे ही छड़ी को लेना है। जो आपका फ्रोजन शोल्डर वाला हाथ है उसे नीचे की तरफ रखना है, अपने बटक्स की तरफ या फिर सीट की तरफ या फिर आपके पीठ की तरफ लेके जा सकते हैं, जैसे आपके कंफर्टेबल रेंज। फिर दूसरे हाथ को ऊपर छड़ी के दोनों हिस्से को फिक्स करना है। ऊपर वाले हाथ से छड़ी को ऊपर लेना है और फिर नीचे लेते हुए जाना है। वापस ऊपर जाना है, नीचे लेना है। जितने अपने कंफर्टेबल रेंज है उसमें ही लेना है। इट्स ओके अगर आप ज़्यादा नहीं ले पाते हो,
बट ये सब एक्सरसाइजेस आपके कंफर्टेबल रेंज में ही होना चाहिए, क्योंकि जितना आपका मूवमेंट हो उतना जॉइंट का मोबिलाइजेशन होता है और फिर आप ऊपर नीचे लेके जा सकते हो। टॉवेल का रोल लीजिए या फिर कुशन लीजिए, उसे अपने शोल्डर्स और अपने बदन के बीच में रखिए। आपका एल्बोज फिक्स करना है और आपका एल्बोज और बॉडी का कांटेक्ट मेंटेन रखना है। आपके थम्स को बाहर की तरफ पॉइंट करना है और उसे बाहर की तरफ लेके जाना है। ये छड़ी का इस्तेमाल इसलिए है ताकि आप दूसरे हाथ से पुश कर सके। तो दूसरे हाथ से पुश करते हुए हाथ को बाहर की ओर लेते जाना है और फिर वापस लाना है। अभी आपने सबने देखा कि मैडम ने जो एक्सप्लेन किया हुआ है, जो एक्सरसाइजेस हमें दिखाए हुए हैं, आप ये घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं जिनको भी ये फ्रोजन शोल्डर है। और इसके अलावा आपके मन में कुछ अगर क्वेश्चंस रहेंगे तो आप हमें या मैडम से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैडम ऑनलाइन सेशंस भी लेती है जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स वगैरह मिल जाएगा, तो आप उनको वहां पे फॉलो कर सकते हैं। मैम आपने हमें ज्वाइन किया इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसे ही मैं कोशिश करूंगा इंटरेक्शंस का, अगर पेशेंट्स के और डाउट रहेंगे तो हम वापस भी एक बार लाइव सेशन भी कंडक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। इस टॉपिक के बारे में अगर आपके मन में कुछ सवाल हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में मुझे यहाँ पे सवाल पूछ सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपके फैमिली दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नए वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाइएगा। आइए मेरे साथ डायबिटीज पे करिए मात।